हेलो डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के पिछले जो लेक्चर है उसमें बात करी थी। हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट के बारे में थॉरली डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो भाई जो लोग चैनल पे नए हैं और उसको देखा नहीं है, प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिए। रेस्ट आज हम लोग जो क्लास में बात करेंगे, डिस्कशन होगा हमारा हीट और उष्मा के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फटाफट जो है कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और बात करेंगे हम हीट और उष्मा के बारे में। अगर मैं बात करूं कि भाई हीट या उष्मा होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हीट उष्मा उष्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं, भाई देखें कि हीट क्या होती है। अगर मैं हीट के लिए बोलूं कि भाई हीट क्या होती है, अगर हीट की डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई हीट क्या होती है। देखिए, हीट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ये भी एनर्जी है, ठीक है। जो हीट होता है हमारा, हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है, जो हमें ये फील करवाता है कि हमें कोई भी चीज अगर गर्म है, कोई वस्तु गर्म है, तो उस चीज को हमें फील करने के लिए क्या इस्तेमाल हेल्प करता है, हमारा हीट, ऊर्जा जो है उष्मा, ठीक है। तो उष्मा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग यहाँ पे भाई एक डेफिनेशन में लिख लीजिए कि ये एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, ऊर्जा, ओके। ये ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें ये फील होता है, हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कह लो कि कितना हीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो हीट होता है, जो हमारा उष्मा होता है, उष्मा को जब हम मेजर करते हैं तो एक स्केल पे ही इस्तेमाल करते हैं, एक स्केल होता है, ठीक है। वो स्केल क्या कहलाता है, टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर से ही तो मापते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है। अगर हम अपने फीवर की ही बात करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को भी हमें नापना होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका भाई, तो कहेंगे कि हमें अपना जो है कि टेम्परेचर मापना है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी हीट है, कितनी गर्म है, ठीक है। तो इसीलिए जिस स्केल का मेजरमेंट करते हैं हीट को, उष्मा को नापने के लिए, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। चलिए तो लिख लीजिए भाई सब लोग कि एक पर्टिकुलर स्केल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्केल जो हम लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलर स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, तापमापी, तापमापी, ओके, ठीक है। टेम्परेचर हम तापमापी से ही, देखिए जब भी हमें हीट का मेजरमेंट करना होता है तो जनरली हम लोग टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि हम जब हीट उष्मा की बात करते हैं तो हम उसको किस में मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल जो हमारा इस्तेमाल होता है भाई, वो क्या है, हमारा टेम्परेचर, तापमापी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है जो हमें ये बताती है या कह लीजिए कि मदद करती है किसी भी चीज को समझने में कि वो वस्तु कितनी गर्म है, कितनी हीट है, ठीक है। और उसी तरीके से हमने क्या कहा भाई, कोई स्केल का मेजरमेंट क्या है, हमारा जो है टेम्परेचर, तापमापी, ठीक है, टेम्परेचर, तापमापी के बारे में। चलिए देखिए, अब बात होती है कि जो हीट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसआई यूनिट अगर हम बात करते हैं, एसआई यूनिट किसकी, हीट की, उष्मा की एसआई यूनिट की बात करें, जिसको भी पता है भाई आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि जो उष्मा होती है, जो हीट होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें बताइए कि भाई जो सीजीएस होता है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि जब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कशन हुआ था हमारा एसआई जो है कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस के बारे में, जहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कि आगे जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो हर एक जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है उसके दो दो यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे एसआई यूनिट, अगर मैं हीट की बात करूं तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा जूल्स, ठीक है। पर सीजीएस में हीट का क्या यूनिट होता है भाई, ये भी बता दीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा जूल्स, ठीक है, जूल। अगर वही बात करती हूँ मैं सीजीएस में कि सीजीएस में हीट की जो है कि उष्मा का आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो सीजीएस में आप कहेंगे कैलोरीज, ठीक है। सीजीएस में हो जाता है कैलोरीज,
अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई की यूनिट की जो हीट की होती है वो जूल्स हो जाती है, बट अगर हम सीजीएस में बात करते हैं तो कैलोरीज हो जाती है। अगर 2 यूनिट दे रखी है तो उसमें कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेशन भी बनता होगा। जैसे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने कैलोरीज, 1 जूल इज इक्वल टू कितने कैलोरीज होते हैं, या फिर वॉइस वर्सा इसका अपोजिट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई 1 कैलोरीज में आपका कितने जूल्स होते हैं, कितने जूल्स होते हैं। तो जिसको भी आंसर पता है भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हीट की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। अगर वहां पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दे देता है डिफरेंट और सीजीएस या फिर आपका जो है एसआई यूनिट में से कोई एक दे दे, लाइक अगर सिर्फ कैलोरीज ही दे दे तो आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। भाई कैलोरीज भी जो होता है हीट की ही यूनिट होती है, बट सीजीएस में होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हमारा जूल्स होता है। इज दैट क्लियर? चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि 1 जूल में हमारा कितने कैलोरीज होता है। देखिए 1 जूल में हमारा जो कैलोरी होता है वो 0.24 होता है। ठीक है, 0.24। ठीक, तो 1 जूल में कितने कैलोरीज, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि 1 जूल में कितने कैलोरीज होते हैं। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आपका डिफरेंट दे देगा, 0.25 दे देगा, 0.22 दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई कि 1 जूल में हमारा 0.24 कैलोरीज होता है। अगर कैलोरीज का पूछे कि 1 कैलोरीज में कितने जूल्स होते हैं तो कितना बताएंगे आप? 4.186। 4.186। देखिए ये जो दोनों ही मैंने आप लोगों को ये बताया है, इसको कहीं पे कॉपी में आप लोग फटाफट भाई नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि जो हीट होता है उसमें होता है उसके जूल्स और कैलोरीज दोनों ही इसकी यूनिट बनती है। सीजीएस में इसकी यूनिट बन जाती है कैलोरीज और एसआई यूनिट बन जाती है जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टेम्परेचर के लिए, क्योंकि हमने जब बताया कि हीट को मापने के लिए जो हमारा स्केल है वो क्या है भाई? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जब हम नापते हैं तो हमने टेम्परेचर को किस तरीके से देखे, हम लोगों ने सुना है भाई सेल्सियस में भी नापा जाता है हमारा, राइट। इसके बाद हम कहते हैं केल्विन भी होती है इसकी यूनिट, नेक्स्ट इसकी फ़ारेनहाइट भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही डिफरेंट क्यों है, और आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि भाई उसमें जो है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अब बताइए मुझे कि टेम्परेचर की जो सेल्सियस होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ आपके बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन बन जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, मैं, ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर को नापने के लिए हमने क्या कहा कि भाई टेम्परेचर को हम जो है सेल्सियस में भी देखते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सेल्सियस, सेट क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा क्या हो जाता है भाई? केल्विन, एंड नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक, अब क्या होता है भाई? देखिए सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। जब हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे होते हैं तो सेल्सियस, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जानना, क्योंकि अगर आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की अगर पता होगी तो इससे आपके 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आसान भी हो जाएंगे। क्वेश्चन चाहे जैसा आए, न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा तब भी आप कर लेंगे, और बेसिक्स आएंगे इसके अगर डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप वो भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक तो हो गया भाई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या कह लो कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पहले मिनिमम वैल्यू लिख लीजिए फिर मैक्सिमम वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू फिर इसकी जो होती है एक मैक्सिमम वैल्यू। इसी से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम जो इसका फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं, राइट। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन करने पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिए, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर सेल्सियस की जो मिनिमम वैल्यू होती है, निम्न बिंदु होता है, ठीक है, ये मिनिमम का मतलब है भाई निम्न, ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब है उच्च।
इज दैट क्लियर? मैक्सिमम का मतलब है उच्च और मिनिमम का मतलब है निम्न, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो आपका मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? अगर सेल्सियस में मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे 0 डिग्री, वहीं अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगी तो आप कहेंगे भाई 100 डिग्री। किसकी? सेल्सियस में, ये ध्यान रखिए, ये सेल्सियस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केल्विन की। केल्विन में अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो होता है हमारा 273 डिग्री, ठीक है, कितना? 273। वहीं अगर मैं मैक्सिमम उच्च वैल्यू की बात करूं तो 373 डिग्री, इज दैट क्लियर? अब आइए फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी 32 डिग्री, ठीक है, कितनी हो जाती है भाई? तो 32 डिग्री, और मैक्सिमम 212, ठीक है, मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम इज 212। देखिए ये वैल्यूज रटनी नहीं है, एक दो बार आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे तो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बात करी भाई कि जो टेम्परेचर है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, तीनों में ही हम इसको मेजर करते हैं। इसकी हमने निम्न वैल्यू और जो है कि उच्च वैल्यू दोनों ही देख ली। जब सेल्सियस में बात करते हैं तो सेल्सियस में हमारी निम्न वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो होती है 100 डिग्री। उसी तरीके से केल्विन की बात करते हैं तो 273 एंड मैक्सिमम इज 373, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 एंड 212 इज द मैक्सिमम, ठीक है। देखिए अब इसकी जरूरत हमें क्या क्यों पड़ती है? अभी आप लोगों को अगर मैं कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि पानी का हिमांक बिंदु बताइए, ठीक है, जो आपका जो है कि मेल्टिंग ऑफ आइस बताइए कि बर्फ पिघलता है जो, ठीक है, तो जो बर्फ का गलनांक बिंदु है वो कैसे निकालना है। तो अभी जब आप लोग इस वैल्यू को समझ लेंगे तो उसको रटने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक नंबर आप फटाक से लेकर के चले आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर ली भाई कि जो टेम्परेचर होता है हमारा यहाँ पे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर ली। अब यहाँ से हम देखिए कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला, मतलब एक तरीके से हम कहें कि जो हम फॉर्मूला को डिराइव करके, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कई बार डायरेक्ट आपसे दे देगा कि केल्विन में दे देगा, सेल्सियस में पूछ लेगा, या सेल्सियस में दे दिया और फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, इससे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कितना इजीली हम इसके कन्वर्जन को बना देते हैं कि आप लोग अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तब भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये चीजें अगर समझ गए हैं तो आप वहां पे थोड़ा टाइम लेकर के बना लेंगे। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला की, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट आप लोग इसको डाल लीजिए भाई कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अगर हम कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कशन क्या करते हैं भाई। देखिए जब कन्वर्जन ऑफ फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि देखिए सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले सेल्सियस, फिर केल्विन और फिर फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखिए इस तीनों को आप लिख लीजिए, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसमें से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है सेल्सियस में, -0, केल्विन की बात करते हैं तो -273, और अगर वही फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो -32, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको लिखनी है और इसके साथ क्या करना है आपको, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। नीचे आइए, अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, इसके अपॉन में क्या कर देंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 100, सेल्सियस की बात कर रही हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई आपकी 0, दैट्स इट। नेक्स्ट केल्विन की जब बात कर रहे हैं तो केल्विन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 373 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 373 माइनस मैंने क्या कहा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है भाई 273 हो गया, इज दैट क्लियर, 273। फ़ारेनहाइट में आइए, फ़ारेनहाइट का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 212, ठीक है, 212 माइनस कितना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, तो आप कहेंगे भाई मिनिमम वैल्यू है 32, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 32, इज दैट क्लियर।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू 32। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर ऊपर आप C -0 है तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, इसको मैं C अपॉन अगर 100 लिख दूं तो क्या ही गलत है। ठीक है, C अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट, K -23 को एज इट इज ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि K -273 अपॉन इसको माइनस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 100 बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस करिए, फॉरेनहाइट को तो उस तरीके से ही रहने दीजिए, फॉरेनहाइट -32 और अपॉन क्या हो जाएगा भाई, जब इसको माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका 180। इज दैट क्लियर? कितना हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला डिराइव्ड होकर के आ गया भाई। ठीक है, अब बताइए कि अगर मैं आपको यहाँ पे फॉरेनहाइट की वैल्यू दे दूं और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए पूछूं, या सेल्सियस की वैल्यू दे दूं और उसको केल्विन में जो है कि कन्वर्ट करने के लिए बोलूं, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? देखिए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इस कन्वर्जन को, डेरिवेशन को समझ लीजिए कि क्या जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फॉर्मूले का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सेल्सियस है, केल्विन है, फॉरेनहाइट है, उसको लिख लीजिए। ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसमें हम क्या कर देंगे, जो मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखिए मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। ऊपर जब हम ऊपर की बात करते हैं भाई, ठीक है, तो वहां न्यूमरेटर में हम इसके क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। और उससे देखेंगे कि यहाँ पे अगर इन केस आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं, आपको ये कन्वर्जन, ये वैल्यू भूल भी जाती है अगर, तो क्या करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर ये वैल्यूज पता है, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज अगर आप जानते हैं, तो आप इसको यहाँ पे डिराइव कर लेंगे। सिर्फ आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला समझना ही है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, यही से हम लोग जो है कि अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब आप लोग मुझे बताइए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए बताइए इसको कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। देखिए, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए और इसका आंसर कीजिए आप लोग कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों को ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब देखिए आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं होगी और ये क्वेश्चन आप लोग जो है कि फटाफट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है भाई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, हमने क्या कहा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। ठीक है, मतलब ये कहेंगे कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, पानी का हिमांक बिंदु। हिंदी वाले लिख लो भाई, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, फटाफट बताइए। देखिए, यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, तीनों में ही याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, हिमांक बिंदु की जब बात करते हैं, तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु की बात करनी होती है, तो वो चाहे आपसे सेल्सियस पूछे, चाहे आपसे केल्विन पूछे, या फिर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो है मिनिमम वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब भाई कि अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर है भाई, ठीक है, ये वाटर, पानी, ठीक है, तो ये वाटर का अगर मैं बात करूंगी आपसे सेल्सियस में, ठीक है, तो सेल्सियस में आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, क्या कहेंगे, 0 डिग्री। वहीं अगर मैं बात कर दूं भाई केल्विन में, तो केल्विन में आप क्या कहेंगे, 273 डिग्री। ठीक है, 273 डिग्री। नेक्स्ट अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 32
2 डिग्री। ठीक है, देखिए ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे सेल्सियस में ही पूछे या केल्विन में ही पूछे या फ़ारेनहाइट में ही पूछे। तो आप लोगों को अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर दिमाग में रहेगी तो आप क्या कंसेप्ट समझेंगे कि जब हमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात करनी होगी, पानी के हिमांक बिंदु की जब बात करनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, चाहे वो सेल्सियस पूछे, केल्विन पूछे, फ़ारेनहाइट पूछे, मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेनी है। मिनिमम वैल्यू याद है तो आंसर हम 1 मिनट में उसका कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके बन जाएंगे। चलिए आगे आप लोग बताइए कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है। आई होप आप लोगों ने इसको जो है कि नोट डाउन कर लिया होगा। अब मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जब हम बात कर रहे होते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, गलनांक बिंदु बर्फ का। ठीक है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है भाई। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ के गलनांक बिंदु की बात करूंगी सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या आंसर करेंगे, फटाफट आंसर कीजिए। देखिए जब आप गलनांक बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू किसकी, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में। केल्विन की कितनी मिनिमम 0 डिग्री, सेल्सियस का केल्विन में कितनी हो जाए, सेल्सियस में 0 डिग्री, केल्विन में आपका 273 डिग्री। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 डिग्री। इज दैट क्लियर, मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो अब ध्यान रखिए कि आपसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछे या गलनांक बिंदु पूछे आपको बर्फ का, दोनों के केस में आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। किसी भी टर्म में पूछ ले, चाहे सेल्सियस में पूछो, केल्विन में पूछो, फ़ारेनहाइट में पूछो, भाई हम नंबर तो लेकर के ही रहेंगे, गलत तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो उसके केस में क्या वैल्यू लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आई होप ये चीजें आपने क्लियर कर ली होगी। चलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक वैल्यू। चलिए बताइए, जब हम पानी के क्वथनांक बिंदु की बात करते हैं तो क्या भाई किस किस को पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए आंसर अगर आप लोग करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप ही लोगों का फायदा होने वाला है ना। प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही होगी। जो बच्चे नए हैं भाई, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, बाकी तो मैं बता ही दूंगी, है ना। चलिए तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए जब हम पानी के क्वथनांक बिंदु की बात करते हैं तब यहाँ पे हम वैल्यू चाहे सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जो उच्च बिंदु है उसकी बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्सियस में जब हम बात करेंगे तो सेल्सियस का क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री, केल्विन में अगर बात करेंगे तो 373 डिग्री, और वही बात करेंगे फ़ारेनहाइट का तो हो जाएगा 212। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ से आपका सेल्सियस में ही आंसर पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे आंसर सेल्सियस में ही पूछा जाता है, बट हम कह रहे हैं अगर इतने आसानी तरीके से सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में भी पता चल जाए तो क्या बुरा है। और मे भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा वो लोग अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सेल्सियस क्योंकि जनरली पूछा ही जाता है तो वो केल्विन या फ़ारेनहाइट में पूछ ले। तो अब आप लोग क्वेश्चन नहीं गलत करिए। चलिए बात समझ में आ गई। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, क्वथनांक बिंदु जो पानी का होता है, उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें आपकी टेम्परेचर की हो गई, तापमापी की हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को फॉर्मूले से लेकर के ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात कर रहे होते हैं तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं, और वहीं पे हम लोग जब पानी के फ्रीज होने के, फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वहां पे भी हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जो है कि जो थर्मोमीटर होते हैं। यहाँ पे जब टेम्परेचर
ठीक है। चलिए टेम्परेचर की बात हो गई बेटा। अब आप लोग एक बात बताइए कि जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको हम नापते, देखिए स्केल तो हमें पता चल गया कि जिस स्केल पे हम उष्मा को नापते हैं उसको कहते हैं टेम्परेचर। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग उष्मा को नापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए भाई, जिसको भी पता है। ठीक है, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उष्मा को मापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। देखिए अगर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, तो फटाफट एक लाइक भी कर दो भाई। ठीक है, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं, फटाफट इस वीडियो को जो है कि शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, है ना। चलिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मेरा था कि जो हीट है, उष्मा है, उसको नापने के लिए जिस यंत्र, देखिए जो स्केल है, स्केल हमारा टेम्परेचर है, इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगी। ठीक है, इसके जिस स्केल पे हम मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर स्केल को कहते हैं टेम्परेचर। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए बताइए भाई, हीट को, हीट, उष्मा, उष्मा जो है इसको नापने वाला जो यंत्र है, ठीक है, नापने वाला जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं भाई हीट, उष्मा के यंत्र की, ठीक है, उसी के साथ बात करते हैं हम लोग जो है कि टेम्परेचर। देखिए अब टेम्परेचर से हम जो नापते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए स्केल था हमारा टेम्परेचर, जिस तापमापी पे की मतलब हम नापते थे, स्टार्ट किया। तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर को नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए तापमापी, ठीक है, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए जब हम हीट की बात कर रहे होते हैं कि उष्मा किसमें नापा जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैलोरीमीटर। क्या है भाई? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। इज दैट क्लियर? और वहीं अगर मैं टेम्परेचर, तापमापी की बात करती हूँ तो हो जाता है थर्मामीटर। इज दैट क्लियर? थर्मामीटर। ठीक है, तो हमारा जो हीट, जो उष्मा है, उष्मा को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? कैलोरीमीटर। और जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो किस में मापते हैं? थर्मोमीटर में। इज दैट क्लियर? थर्मामीटर के जो आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन जहां से जनरली आप लोगों का बनता है उसमें, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि जो जनरल रिपीटेड एग्जाम में आप लोगों से पूछने की संभावना है और पूछा भी जाता है कि जो थर्मामीटर में एक वर्ड होता है पायरोमीटर, थर्मामीटर, ठीक है, पायरोमीटर। चलिए बताइए भाई किस किस को पता है कि जो ये पायरोमीटर होता है ये होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो बात करते हैं हम पायरोमीटर, पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर की बात करते हैं कि पायरोमीटर हमारा क्या होता है, हिंदी वाले भी लिख लो भाई इसको ऐसे ही, पायरोमीटर, ठीक है, इज दैट क्लियर? पायरोमीटर। चलिए तो पायरोमीटर देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का ये थर्मोमीटर का टाइप ही होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर नापने का इंस्ट्रूमेंट ही है। लेकिन पायरोमीटर पूछा इसलिए जाता है क्योंकि जो पायरोमीटर होता है ये जो बहुत हाई टेम्परेचर हमें फाइंड करना होता है, जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मापने की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर का। इज दैट क्लियर? चलिए लिख लीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? तो हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर। हाई टेम्परेचर का मतलब जैसे अगर हमें सन के सरफेस का टेम्परेचर नापना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो सन का सरफेस, आप खुद सोचिए कि सन तो वैसे ही इतना हीट होता है, तो वहां का जो सरफेस होगा वो कितना ज्यादा हीट होगा। तो जो सन के सरफेस का अनुमानित टेम्परेचर है लगभग वो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सरफेस ऑफ सन, ठीक है, सरफेस ऑफ सन। इज दैट क्लियर? सरफेस ऑफ सन मतलब जो सन का सरफेस है, ठीक है, सन का सरफेस
जो होता है उसको नापने का मतलब पहले तो सपोज कीजिए कि ये जानिए कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये सोचिए कि इतना हाई टेम्परेचर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं भाई हम, तो वो क्या होता है? पायरोमीटर। तो ये क्वेश्चन में कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है कि पायरोमीटर क्या है, क्योंकि इसको तो भाई नाम से भी नहीं समझ में आता ना कि ये थर्मामीटर है। तो ध्यान रखिए कि पायरोमीटर एक तरीके का आपका थर्मामीटर ही होता है, जो हाई टेम्परेचर को, जब बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमापी नापना होता है तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो आपका सरफेस ऑप्शन है वहां का टेम्परेचर नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पायरोमीटर का करते हैं। एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या समझते हैं आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से? बताइए भाई कि जो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब ये हो जाता है जिसे हम कहते हैं परम शून्य तापमान। ठीक है, हिंदी में लिख लो भाई, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। ठीक है, देखिए जब हम परम शून्य तापमान की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, देखिए ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो अणुओं की गति, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? शून्य। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जीरो या फिर शून्य की बात हो रही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे क्या होता है भाई कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे सीजेस टू जीरो। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनकी गति क्या हो जाती है? लगभग शून्य हो जाती है। तो लिख लीजिए तापमान। ठीक है, तापमान जिस पर अणुओं की गति शून्य हो जाए, शून्य हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल सीजेस टू जीरो, मतलब उनकी जो गति हो जाती है वो कितनी हो जाती है? लगभग जीरो के आसपास। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाए भाई? मूवमेंट जीरो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ceases to zero। स्टार्ट किया, मतलब वो लगभग कितना हो जाए भाई? जीरो के आसपास हो जाए। ठीक है, जीरो हो जाए तो उसी को हम क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये एक बात और समझिए, रियल में ये होता नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है जनरली अगर आप बात करेंगे कि रियल में, तो रियलिटी में एक्चुअली में ये होता नहीं है। होता क्या है कि ये एक तरीके की इमेजिनरी वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? तो इमेजिनरी वैल्यू है। इज दैट क्लियर? चलिए तो लिख लीजिए भाई कि ये इमेजिनरी टेम्परेचर होता है। हमारा जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है ये एक तरीके से काल्पनिक होता है। इमेजिनरी टेम्परेचर या फिर कह लो काल्पनिक तापमान। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से टेम्परेचर, जैसे ये सपोज कर लीजिए आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर कह लो -459 फ़ारेनहाइट, -459
9 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे टेम्परेचर जो जनरली हमें ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर जिसके बारे में जनरली हम लोग ये चीज नहीं सोचते कि नहीं भाई ऐसी टेम्परेचर हो सकता है, ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई कि वो हमारा इमेजिनरी, एक तरीके की काल्पनिक वैल्यू होती है, रियल में जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान क्या होता है। तो परम शून्य तापमान वो तापमान होता है आप लोगों का जिस तापमान पे क्या हो जाए भाई, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति क्या हो जाए भाई, शून्य हो जाए। जैसे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टू जीरो, अणुओं की गति जिस तापमान पे क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। छोटा सा आपका टॉपिक है, ठीक है, बट क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं भाई जो है इसके इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स में, जो हीट के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। जैसे बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनता है भाई आपका न्यूमेरिकल से लेके इसके फॉर्मूले से हर जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट, कि जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊर्जा उष्मा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, देखिए ये टर्म अपने नाम से ही डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है भाई कि मैं विशिष्ट हूं, मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब हम क्या कहते हैं, अगर जनरली टर्म में हम बात करें कि विशिष्ट क्या हो जाता है, तो देखिए जनरल टर्म में अगर हम विशिष्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि विशिष्ट मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर, देखिए कोई भी चीज स्पेसिफिक है मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है। तो जब हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो देखिए स्पेसिफिक हीट अपने नाम से ही क्या चीज डिफाइन कर रहा है कि भाई मैं विशिष्ट हूँ, पर्टिकुलर। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारे एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, अगर हमें कभी किसी भी वस्तु का जब टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो देखिए एक अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर तो सेट होता ही है, ठीक है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़े तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो हम उसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब जो आपका एक ओरिजिनल था उसमें कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा टेम्परेचर को। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब जितना टेम्परेचर था ओरिजिनली उसमें आप लोगों ने क्या किया भाई, अगर हमें टेम्परेचर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, इंक्रीमेंट किया, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं कि ये विशिष्ट उष्मा हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर की इंक्रीमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि भाई जब हमें किसी एक केजी सब्सटेंस के लिए हम 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीमेंट करते हैं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है भाई कि जब हम किसी सब्सटेंस की 1 केजी सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, वही क्या हो जाती है, हमारी विशिष्ट ऊर्जा हो जाती है। तो डेफिनेशन एक लाइन में लिख लीजिए, हालांकि चीजें और तो आप लोगों को पीडीएफ में मिलेंगे, तो लिख लीजिए भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज, ठीक है, क्या है भाई कि मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो है कि टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg substance, 1 kg substance, ठीक है, मतलब 1 kg सब्सटेंस के लिए कितने डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, बाई 1 डिग्री।
दैट क्लियर? ये जो लाइन है भाई, ये जो टर्म है, इसको ध्यान रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 kg सब्सटेंस पे जो हम 1 डिग्री टेम्परेचर का रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वही हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफिक हीट बन जाता है। इज दैट क्लियर? क्या बन जाता है आपका? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा बन जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए भाई, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ठीक है, MC डेल्टा T। देखिए अब यहाँ पे इस टर्म में आपका जो ये Q है, तो ये Q क्या है? जो आपने हीट दिया, ठीक है, बाहर से दी गई ऊष्मा, ठीक है, मतलब जो आपने हीट प्रोवाइड की बाहर से, जब टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है तो हीट देंगे, जाहिर सी बात है, तो जो आपने बाहर से यहाँ पे ऊष्मा दी, ये क्या हो गया आपका Q, ठीक है। वही अगर बात करते हैं M, तो M आपका हो जाता है मास या फिर कह लो द्रव्यमान, ठीक है, M क्या हो गया आपका? द्रव्यमान हो गया। अब C की बात करते हैं तो C क्या हो गया भाई? तो C यही आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट हो गया। तो C आपका क्या है? स्पेसिफिक हीट। इज दैट क्लियर? अब डेल्टा टी की बात करते हैं। देखिए जो आपका डेल्टा टी होता है, यहाँ पे हम चाहते तो डायरेक्ट हम इसको टेम्परेचर लिख सकते थे, लेकिन अगर हमने इसको डेल्टा टी लिखा है तो डेल्टा टी का मतलब, देखिए जब डेल्टा टर्म हम यूज करते हैं, जब हम किसी दो चीज का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मतलब देखिए जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक टेम्परेचर आपका कुछ रहा होगा नॉर्मली, जिसमें आपने क्या किया? टेम्परेचर को रेस किया। तो एक टेम्परेचर तो पहले जो नॉर्मली था, और एक आपने जो टेम्परेचर 1 डिग्री सब्सटेंस पे 1 डिग्री 1 केजी सब्सटेंस पे 1 डिग्री जो है कि आपने बढ़ाया क्या? टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कह देते हैं? टेम्परेचर, डेल्टा टी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टी नहीं लिख करके टर्म यूज हुआ डेल्टा टी, क्योंकि दो टेम्परेचर का डिफरेंस मींस एक जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर था, दूसरा जो आपने 1 केजी सब्सटेंस पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस को हम नोट क्या कर देते हैं? डेल्टा टी। इसीलिए यहाँ पे टी नया लिख करके हमने क्या कहा भाई कि जो है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को जनरली हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जो तापमान में बदलाव कैसा हुआ? एक नॉर्मल था ऑलरेडी टेम्परेचर, उसमें हम लोगों ने 1 केजी सब्सटेंस पे 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा दिया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो बदलाव हुआ, उसी को हम क्या कह देंगे? डेल्टा टी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट आप लोगों को दे देता है कि इसमें से स्पेसिफिक हीट क्या है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब आते हैं इसके बाद करते हैं SI यूनिट की, किसकी? स्पेसिफिक हीट। अब बताइए स्पेसिफिक हीट की, देखिए अब आप लोग इसकी SI यूनिट बनाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़े एग्जाम में। आप लोग इसका जो है कि भाई काम तमाम कर दो बिना रटे, है ना, ताकि भूल भी जाओ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें स्पेसिफिक हीट का निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट मैंने क्या बोला, यहाँ पे C है, तो इसका मतलब C के टर्म में सबसे पहले तो हमें सब चेंज करना पड़ेगा। चलो कर लो भाई फटाफट। तो C के टर्म में जब आप C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? C इज इक्वल टू, जब हम C की बात कर रहे हैं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसको ले आइए, Q तो ऊपर एज इट इज ही रहेगा, M डेल्टा T नीचे आ जाएगा, है ना, M डेल्टा T नीचे आ जाएगा। देखिए भाई ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर मैं इसको बताने बैठूंगी तो आप लोगों का बहुत टाइम चला जाएगा, है ना, और मुझे सिलेबस भी करवाना है, तो इसलिए इसको समझिए कि C की टर्म में हमें निकालना है, तो C को इधर छोड़ा और बाकी सारी चीजें जहाँ पे है उनको जो है इक्वल के इधर ले आए, तो Q अपॉन डेल्टा टी, M डेल्टा T। अच्छा अब ये बताइए कि अगर मैं इसका SI यूनिट बनाने के लिए बोलूँ तो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि SI यूनिट क्या होती है आपकी स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो देखिए Q मतलब क्या हो गया भाई? हमारा हीट का भी हमने बात करी कि हीट की SI यूनिट क्या होती है? जूल्स, कोई दिक्कत नहीं है। Q ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका?
जूल ही हो जाएगा। नीचे मास, मास को आप किस चीज में जो है कि मेजर करते हैं, केजी में, है ना। जिन लोगों ने भाई यूनिट्स मेजरमेंट देखी होगी उसको पता होगा। एम को हम किस में करते हैं भाई, केजी में, ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर आपका केल्विन सेल्सियस, तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि जैसे कि के ले लिए, तो यही इसकी क्या बन गई भाई, एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जूल पर केजी केल्विन। ये क्या बन गया आपका एसआई यूनिट, किसकी, स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो देखिए आपको एसआई यूनिट भी निकालना कितना आसान हो गया, ठीक है। अब बताइए भाई कि इसमें स्पेसिफिक हीट में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है? आई होप बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें मैंने आप लोगों को पूरा थॉरली डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जब हम किसी टेम्परेचर को रेस करते हैं 1 kg पे, एक ये ध्यान रखिएगा 1 kg सब्सटेंस पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, हीट इक्वल टू mc डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे हमने एसआई यूनिट भी इसकी निकाल दी। तो आपसे अगर एसआई यूनिट पूछ ले, आपसे फॉर्मूला पूछ ले, आपको न्यूमेरिकल दे दे, हालांकि जब क्वेश्चन सेशन चलेगा तो वहां पे मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो भाई तब तक इसको भूल नहीं जाना, नोट कर लीजिए अच्छे से, ध्यान से जो है कि जो पढ़ा रही हूँ उसको समझ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सेशन होंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लेटेंट हीट के बारे में। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई, स्पेसिफिक हीट आप लोगों को समझ में आ गया। भाई स्पेसिफिक हीट क्लियर हो गया है तो एक लाइक करिए, और जो लोग अभी नए आए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करके चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। चलो बात करते हैं हम लोग लेटेंट हीट की। अच्छा देखिए, जब भी फिजिक्स में हम किसी टर्म को पढ़ते हैं ना, तो उस टर्म को पढ़ने से पहले अगर हम उसके मीनिंग को समझ लें तो आधा जो हमारा कंसेप्ट हो वो तो वहीं क्लियर हो जाता है ना, क्योंकि फिजिक्स चीज ही ऐसी है। बात किसकी कर रहे हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। हमारा क्या है भाई, लेटेंट हीट। अगर मैं आप लोगों से लेटेंट हीट का, भाई देखो हिंदी समझिए इसका, तो जो लेटेंट हीट होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा। क्या है, गुप्त उष्मा। देखिए अब ये अपना टर्म ही क्या डिफाइन कर रहा है कि गुप्त, गुप्त मतलब भाई छुपी हुई, है ना। कोई भी चीज गुप्त कब होती है, जब वो कैसी होती है, आपकी छुपी हुई होती है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कोई भी चीज ऐसी जो छुपी हुई हो। तो छुपी हुई चीज को हम क्या कहते हैं भाई कि लेटेंट है, हिडन है। और हिंदी वाले तो टर्म से भी समझ गए, गुप्त उष्मा। तो मतलब जो हम लेटेंट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसी हिडन चीज की बात करेंगे, हिडन उष्मा की बात करेंगे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए कि एक यहाँ पे आपका क्या है, ये कोई जार है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये यहाँ पे आपके आइस रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक थर्मामीटर डाला, ठीक है। ये क्या है, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर, ताकि भाई इसका टेम्परेचर को इस तापमापी के थ्रू हम लोगों को नाप सके, ठीक है। देखिए और इसके अंदर ये सब क्या है, आपके आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए जो टर्म मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको ध्यान से आप समझिए। अब बताइए अगर ये आइस क्यूब्स है तो इनके अपने कुछ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल से ही हमारी चीजें बनी होती हैं। तो यहाँ पे ये छोटे 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 समझिए आइस क्यूब्स है, मतलब उनके अपने मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इज दैट क्लियर? जब हम इस थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं तो सही सी बात है कि हम उसके हीट या उष्मा के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होंगे, उसको नापने की, ठीक है। तो समझिए इस लेटेंट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जिंदगी में कभी आप लोगों को लेटेंट हीट तो भूलना ही नहीं है। होता क्या है जनरली कि देखिए जो ये टेम्परेचर है ना आपका, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा जब आप इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक कि आपकी बर्फ पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती है, ठीक है। तब तक जो आपका थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर आपका क्या रीड करेगा भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर ही रीड करेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री
सेल्सियस ही रीड करता रहेगा कॉन्स्टेंटली। कब तक? जब तक कि आपका बर्फ बिल्कुल पिघल के जो है कि पिघल नहीं जाता है, तब तक टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्या टेम्परेचर घटता है या बढ़ता नहीं है? जी बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन होता क्या है कि जैसा मैंने बताया लेटेंट हीट है, मतलब हिडन उष्मा है। तो होगा क्या कि जो ये आपका हिडन होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? बर्फ के। जो बर्फ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, जो कि जो हीट के उष्मा, जो हीट होता है आपका उष्मा है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स आपके छुप जाते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से मैंने कहा लेटेंट है, हिडन है। तो जो इसमें हीट जो होती है, उष्मा होती है, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। और वो छुपे होने के कारण टेम्परेचर आपका कांस्टेंट ही रह जाता है तब तक जब तक कि बर्फ पूरा पिघल नहीं जाए। और इसी थीम को, इसी टर्म को आपको क्या कह दिया जाता है भाई? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी प्रोसेस को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब हिंदी वाले भी लिख लो भाई, तो हिंदी वाले लिखेंगे गलनांक की गुप्त उष्मा। ठीक है, गलनांक की गुप्त उष्मा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो गलनांक की गुप्त उष्मा, जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे होते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाता है? गलनांक की गुप्त उष्मा। वही कि जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका हीट है, जो उष्मा होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स वो बर्फ में क्या रहेंगे भाई? छिपे रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इस बर्फ में उसके मॉलिक्यूल्स के छुपे होने के कारण टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से वाटर का भी होता है कि पानी आपका क्या हो जाता है भाई? जब तक आपका बॉइल्ड नहीं होता है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। और जो वाटर, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगेन वही चीज कि मॉलिक्यूल्स, जो हीट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें छुपे रहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग, और उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, Q इक्वल टू एम एल। जहां पे अगेन आपका Q क्या हो गया? ये आपका हीट जो आपने बाहर से दिया। ठीक है, M क्या है? मास, द्रव्यमान, और L क्या है? आपका लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट, हिडन वही उष्मा आपकी जो है कि गुप्त उष्मा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट आप लोग खुद बना लीजिए। अगर लेटेंट हीट निकालना है तो एल के टर्म में चेंज कर लीजिए, Q अपॉन एम हो जाएगा। और एल यहाँ पे एसआई यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, एसआई यूनिट अगेन Q का क्या हो जाता है भाई? जूल। और मास जो होता है, हमने द्रव्यमान को किस में कहा है भाई? केजी में। तो केजी, तो जूल पर केजी आपका क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट की एसआई यूनिट हो जाती है। बस यही से आपसे क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट जो होता है आप लोगों का, वो क्या है भाई? कि जब हमारा क्या हो जाता है? टेम्परेचर एक स्पेसिफिक अमाउंट तक, या फिर कह लो कि रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक कि आइस आपका मेल्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे भाई? कि वो हमारा क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट हो जाएगा। फॉर्मूले की बात करें तो Q इक्वल टू एम एल। ठीक, ऐसा यूनिट निकालना हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एसआई यूनिट उसकी हो जाएगी जूल पर केजी, या फिर यहाँ पे आप लोग देखिए Q आपका क्या हो जाएगा? जूल, और मास को किसमें करते हैं भाई? केजी में। तो आई होप क्लियर हो गई होगी आपको चीजें भाई। लेटेंट हीट आप लोगों को क्लियर हो गई। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं हम लोग जो है कि कैलोरीफिक वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है भाई? कैलोरीफिक वैल्यू की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? देखिए आप लोगों का, जब हम बात कर रहे होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीय मान, कैलोरीफिक आप लोगों का ये भी मिल गया भाई।
हीट, ऊष्मा, ठीक है। चलिए कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। देखिए जब हम ऊष्मीय मान की बात कर रहे होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, तो देखिए जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये होता क्या है कि एक तरीके का एफिशिएंसी इंडिकेटर होता है। किसका? फ्यूल का, ठीक है। जो फ्यूल होता है उसका एफिशिएंसी इंडिकेटर होता है, मतलब कि जो आपका एफिशिएंसी, जो मतलब जो फ्यूल है वो कितना अच्छा है या फ्यूल आपका खराब है। तो ये चीज किस पर निर्भर करती है? आपकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहली बात तो समझिए कि इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, ठीक है। चलिए इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, सॉरी, ठीक है। तो फ्यूल मतलब जो आपका ईंधन होता है उसकी क्षमता, ठीक है। ये फ्यूल का मतलब हो गया भाई ईंधन, ठीक है। हिंदी वाले नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, कि जो ईंधन होती है उसकी क्षमता का मापन जो होता है वो किससे होता है भाई, ठीक है। तो ईंधन के क्षमता का मापन, ठीक है। तो ईंधन के क्षमता का मापन मतलब जो आपका फ्यूल है, जो आपका ईंधन है वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, ये किस पे डिपेंड करता है? कैलोरीफिक वैल्यू पे। कैलोरीफिक वैल्यू पे किस तरीके से डिपेंड करता है? तो देखिए अगर आपकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, अगर आपकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा इसका मतलब वो फ्यूल की जो क्वालिटी है वो फ्यूल भी आपका मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप उस एग्जांपल में मुझे बताइए कि भाई कौन सी क्वालिटी मतलब किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, अच्छी है, तो कौन सा फ्यूल हमारा अच्छा है। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि अगर होता है हमारा जैसे काउडंग केक, मतलब गाय का जो गोबर होता है, जो गोबर है, ठीक है, तो काउडंग इसका क्या हो जाता है भाई, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी कितनी, 6000 से 8000 के बीच में। वहीं अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का तो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो 15000 से मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्या होता है भाई, 15000 के से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू करता क्या है? तो कैलोरीफिक में क्या करता है काम? बस क्षमता, मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल कितना अच्छा है या फ्यूल खराब है, सिर्फ उसकी क्षमता को इंडिकेट करने का काम कैलोरीफिक वैल्यू करता है, ठीक है। ये समझिए। अगला समझिए, जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से जो काउडन केक है और हाइड्रोजन है, इन दोनों में से बेहतर जो है कि आपका हाँ कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? तो आप कहेंगे कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन की ज्यादा है। तो जो हमारा अच्छा फ्यूल होगा वो फ्यूल कौन सा अच्छा होगा? हाइड्रोजन अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसा ही सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन आता है। बाकी कुछ चार्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, कि जो आपका कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या होती है। सिर्फ यहाँ समझने वाली बात ये होती है। क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों का यहाँ से ये बनता है कि कैलोरीफिक वैल्यू का कंपैरिजन दे देता है। तो ये एक बात ध्यान रखिए कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्वालिटी भी जो फ्यूल की है वो अच्छी है। तो बस इस चीज पे ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते
हैं हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। तो आई होप आप लोगों को कैलोरीफिक वैल्यू की बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से यही 1-2 क्वेश्चन से आप लोगों का बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी भाई, तो बात कर रहे हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार। देखिए, जब हम थर्मल एक्सपेंशन में बात कर रहे होते हैं तो एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल की बात करते हैं, किसी ठोस पदार्थ की बात करते हैं, तो मेटल के केस में देखिए क्या होता है। अगर मेटल धातु की बात करती हूं मैं, ठीक है, धातु के बाद में अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो देखिए या तो वो एक्सपेंशन कब होता है, मतलब या तो उसको हम हीट कर रहे होंगे या किसी भी चीज को हम कूल कर रहे होंगे, या मेटल ही है या वाटर है या एनीथिंग एल्स। हम एक्सपेंशन में बात करेंगे कि कोई भी चीज एक्सपेंड कितना होती है या वो कॉन्ट्रैक्ट कितना होती है। ठीक है, इसके बारे में जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब हीट का किसी चीज पे कैसा इफेक्ट पड़ता है ना। कोई चीज अगर ठंडी है, अगर उसको हम एक्सपेंशन मतलब हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके का चेंजेस आता है, वही हमारा क्या हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रसार में अगर मैं मेटल की बात करूं और अगर मेटल को मैं क्या कर दूं भाई, हीट। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन में मेटल को या तो आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, उष्मा देंगे उसको, ठीक, या उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। इस टाइप की हो। देखिए, दो ही तो कंडीशन होगी किसी भी धातु को, या तो आप जो है कि हीट करेंगे, उष्मा देंगे, या उसको ठंडा करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम इस मेटल, इस धातु को हीट करेंगे, इसको उष्मा प्रदान करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा। तो ध्यान रखिए, जब किसी मेटल को हम हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है। क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, फैलना। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है भाई, फैलना। इज दैट क्लियर। तो जब भी हम किसी मेटल, किसी धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। वहीं अगर हम उसको ठंडा करते हैं, है ना, अगर हम बात करें कि किसी मेटल को, धातु को जब ठंडा कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट, या कह लो इसको सिकुड़ना। सिकुड़ना, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सिकुड़ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम मेटल की बात कर रहे होते हैं तो मेटल के केस में क्या हो जाता है आपका, जब उसको आप गर्म करते हैं तो मेटल एक्सपेंड करता है, फैलता है। वहीं अगर उसको ठंडा कर देंगे तो कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों का अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर किसी लिड का जो है ना, किसी मेटल का जो लिड होता है उसको ओपन करना हो तो उस पर क्या करिए आप, गर्म पानी डाल दीजिए। ठंडा पानी डालेंगे तो वो तो और टाइट हो जाएगा, ओपन तो होएगा नहीं। लेकिन अगर हमें एक्सपेंड करवाना है ना, क्योंकि भाई खोलना है मतलब उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, तो एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे। और हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी ही होती है, जैसे उस पर आपको उसमें हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने पे कोई भी मेटल आपका क्या कर जाता है, फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, तो वो लिड का जो ढक्कन है वो इजिली आपसे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें गैप क्यों दिया जाता है, इसलिए क्योंकि गर्मियों के दिन में मैंने क्या कहा कि मेटल पिघल करके क्या होता है भाई, फैलता है। तो अगर पटरी दूर दूर नहीं रहेगी तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। वहीं अगर सेम मैं वाटर की बात कर दूं, वाटर के केस में आप बताइए, पानी अगर रहता है, पानी को अगर आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर उसको ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जब हमारा पानी होता है, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं, अगर आप किसी भी जो है कि किसी कंटेनर में पानी रखेंगे, उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे पानी वेपोराइज होकर के उड़ जाता है, मतलब एक तरीके से सिकुड़न होती है, मतलब कम होने का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो पानी जब वेपर उसका जो है कि बन के उड़ने लगता है गर्म करने पे, तो जब आप इसको हीट करते हो, गर्म करते हो तो सिकुड़ता है।
ठीक है, सिकुड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि पानी को अगर आप ठंडा करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। ठंडा पानी क्या हो जाएगा भाई, कि आपका जो ठंडा पानी होता है वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए, जो फिजिक्स है, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि हम लोगों के डे टू डे लाइफ से जो है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें फिजिक्स की हैं, जैसे अभी आप ये खुद समझिए कि इसको क्या रटने की कोई जरूरत है, सिर्फ आपको समझना है और क्वेश्चन करके आ जाना है, नंबर भी लेके आ जाना है, सिलेक्शन भी हो जाना है ना। तो मेटल को क्या है भाई, मेटल की प्रॉपर्टी खुद ध्यान दीजिए। जब आप मेटल है, अगर कोई धातु आपका ठंडा है तो क्या वो फैलेगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा। लेकिन अगर उस पर हीट अप्लाई कर देंगे, किसी भी तरीके से गर्म होगा तो वो फैलना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पानी के केस में उल्टा हो जाएगा। पानी के केस में अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे वेपोराइज हो जाएगा और पानी आपका कम हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं पानी की बात करूं कि पानी को अगर आप ठंडा करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी, आपका थर्मल एक्सपेंशन जो था उसमें ये प्रसार था। यहीं पे आप लोगों का जो लेक्चर है ये भी उभर होता है, ठीक है। तो हीट से, उष्मा से जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर आई होप हो चुकी होती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक भाई जिन को भी कुछ भी आप लोगों को अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो फटाफट चैनल को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए भाई कि किसी भी तरीके का डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिए। प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। किसी भी तरीके के डाउट है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।